गाइस, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और अभी के सेशंस में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सीबीएसई का जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम आपके टर्म 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अकाउंट्स के। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी जो आपको स्क्रीन शो हो रही है इसमें ये अगर आपने वैसे देख लिया होगा, ये सीबीएसई का सिलेबस है। मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ तक कवर कर चुके हैं। इस वाले में हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड भी हो चुका है, फोर्थ भी हो चुका है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन तक कवर हो चुके हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें से 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके नीचे के जो 4 क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये चारों आज इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। क्या है? स्टेट द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड, ये यहाँ पे गैप होना चाहिए था, ठीक है कोई नहीं, एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट। एक हम ये क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके नीचे के 2 क्वेश्चन भी सेम टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑफ ट्रीटमेंट of goodwill, treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities, treatment of reserve and accumulated profit of preparation of balance sheet of the new firm। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही आपको सिलेबस वाइज पूरा वीडियोस मिल जाएंगी। अकाउंट्स का ये हम कवर कर लेंगे, देन इसके बाद आपको वीडियोस मिल जाएंगे बिजनेस स्टडीज की और इकोनॉमिक्स की। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जो हमारा फर्स्ट आज का क्वेश्चन था वो था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूशन। इसमें क्या है, हमें 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, बहुत इजी से आपको पहले से आते होंगे। फर्स्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब टिक मार्क, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि आपको 2 से 3 लाइन के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब 1 लाइन का और ऐसे वो वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके जो सिलेबस आया उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि क्योंकि जो टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं उनसे आपको, जब आप उन टॉपिक्स वाइज, जैसे अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़ कि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको 1 से 1.5 लाइन का या मतलब 1 से 1.5 मैक्स 2 लाइन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार रहो। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। मैं अगर आपको वैसे ही थोड़ा सा समझाऊं तो होता यह है कि जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पहले से 2 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, ठीक है। अभी कोई नया पार्टनर आया, पार्टनर ए एंड बी, ए और बी, अभी कोई इन्होंने आपस में म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि काम बहुत बढ़ रहा है, हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है, हम एक सी पार्टनर को और ले आते हैं। तो इस सी पार्टनर के आने से, हमेशा किसी नए पार्टनर के आने से पुराने वालों को कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है। अपने जो उनका शेयर है उसमें से थोड़ा सा शेयर सी के साथ शेयर करना पड़ता है। तो उसी को हम बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि डिटेल में आपको लिखना भी नहीं है और मुझे पता है कि डिटेल में आप पढ़ चुके होंगे। क्या है? The ratio in which the old partner agree to sacrifice their share of profit in favor of incoming partner is called sacrifice ratio। सेम चीज मैंने आपको बताई, किसी नए पार्टनर के आने से जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो आपस में सहमत होते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे वाले पार्ट में से थोड़ा सा इनको दे दिया जाएगा। द सेक्रीफाइस बाय अ पार्टनर इज इक्वल टू, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बहुत कम लिखने को बोल रहे हैं, बहुत कम, तो आप इस तरीके के जो फॉर्मूलाज हो उनको प्लीज जरूर मेंशन करके आना, आपको मार्क्स
पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्या है, आप सेक्रीफाई रेशियो का निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो आपको ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया जाएगा उसमें से आप नए वाले को माइनस कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो किस हिसाब से करनी है। ठीक है, मैं एक बार हिंदी वाला भी पढ़ लेती हूँ। जिस अनुपात में पुराने साझेदार अपने आने वाले साझेदार के पक्ष में लाभ के अपने हिस्से का त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, त्याग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, चलो सेक्रीफाइस रेशियो समझ में आ गया। अब देखते हैं गेनिंग रेशियो क्या होता है। देखो, जैसे किसी नए पार्टनर के आने से बाकी के जो ओल्ड पार्टनर्स थे, न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर को अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा उनके साथ शेयर करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर 3 पार्टनर्स हों यहाँ पे, पार्टनर ए, बी और सी, इनमें से सी किसी भी रीजन से फर्म छोड़ना चाहता है या फर्म से चला जाता है, तो अब जो प्रॉफिट होगा उसको ये दोनों आपस में बांटेंगे। जैसे मान लेते हैं कि तीनों का जो प्रॉफिट था वो 1:1 था, तो अब जो इसका 1 है वो ये दोनों आपस में इसका 50-50% ले लेंगे, या जो भी इनके क्लॉज में लिखा होगा उसके हिसाब से ले लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। आप कुछ गेन कर रहे हो। हाँ, गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द कंटेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द डिक्रीज पार्टनर्स शेयर। जो पार्टनर्स चला जाता है, जो पार्टनर कम हो रहा है, उसका जो शेयर होता है उसको बाकी के जो पार्टनर्स जो कि अभी हैं फर्म में वो आपस में बांट लेते हैं। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द ईव ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। कब मिलता है, किसी कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनर ऑफ एडजस्टिंग द रिटायरिंग ऑफ डिक्रीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। ओके, इसके बाद में इसमें एक टॉपिक और है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, हमने ऊपर क्या पढ़ा, हमने ऊपर पढ़ा सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही से हो क्या रहा है कि जो पार्टनर्स है उनका रेशियो जो है, प्रॉफिट शेयर या लॉस शेयर करने का जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है। इसी जो चेंज रेशियो जो चेंज हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है एक बार पढ़ते हैं। एनी चेंज ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी अभी तक जो एग्रीमेंट चल रहा है, जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे दोनों पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयर या लॉस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। Reconstitution of a partnership firm take place whenever there is a change in the profit sharing ratio among the partners. सेम मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अब एक बार देख लेते हैं कि आपके जो सिलेबस में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो हमारा कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। ये देखो, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें यही सेम चीज दी हुई है, स्टेट द मीनिंग ऑफ। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लिया, हमने गेनिंग रेशियो देख लिया, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। लैंग्वेज बहुत छोटी है बट समझना आपको थोड़ा डिटेल में पड़ेगा। यहाँ समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अभी हमने अपनी बात की रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है जब भी किसी भी रीजन से पार्टनर के जो शेयर मतलब जो रेशियो है उसमें कोई चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही होता है। अब इसमें क्या होता है, वो जो चेंज आ रहा है वो किसी भी रीजन से आ सकता है। उसका रीजन हो सकता है कि नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है, या दूसरा रीजन हो सकता है कि रिटायरमेंट हुआ है, ठीक है, या हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई है, या हो सकता है कि आप एग्रीमेंट में चेंज करना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत सारे पार्टनर्स चाहते हैं कि नहीं भाई 10 साल से ये वाला एग्रीमेंट चलता आ रहा है हमारा, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ए, बी और सी में सी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती तो वो इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अब उसको कम शेयर मिलना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वजह हो जिस रीजन से पुराने वाले रेशियो में कुछ चेंज आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। अच्छा,
जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उससे आपको पूरा क्वेश्चन के जो तीनों चारों पार्ट है वो समझ में आ जाए। जैसे कोई पार्टनर है, मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये एक बिजनेस को चला रहे हैं साथ में, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ये इस बिजनेस को चला रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने बीच में किसी डेट में ये सोचा कि अब हम एक और नया पार्टनर लेकर आते हैं, पार्टनर सी। अब यहाँ पे पार्टनर हो गए ए बी और सी। यहाँ तक दो पार्टनर्स ने काम किया ए और बी ने, यहाँ पे तीन पार्टनर्स हो गए ए बी और सी। मान लेते हैं हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ तक, यानी एक डेट, कोई भी डेट मान लीजिए कि जैसे आज डेट है 26 जुलाई, तो 26 जुलाई यहाँ तक है। अब 26 जुलाई के बाद सी की एंट्री हो रही है, ये डेट है 26/7, ठीक है। यहाँ तक ये जो अपने रेशियो था इनका वो 3:2 था। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इनका रेशियो हम मान लेते हैं 3:2:1। इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि जो इनका रेशियो होगा वो होगा 3:2:1। अब आप मुझे ये बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, कि मान लेते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें, तो क्या 26 जुलाई तक जो भी प्रॉफिट हुआ है, क्या उसमें सी का भाग होना चाहिए? 26 जुलाई तक जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें सी का भाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। जब उसने काम नहीं किया तो उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलना चाहिए। क्या 26 जुलाई के बाद का जो प्रॉफिट होगा उसमें सी का हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सी को ये हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब 26 तारीख तक जो भी प्रॉफिट और लॉस थे, अगर हम उन्हें पुराने वाले पार्टनर्स में ही बांट दे तो आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक चीज समझते हैं यहाँ पे, अब क्या है, प्रॉफिट। मान लीजिए आपने जब बिजनेस ए और बी ने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे इन्होंने जो लैंड खरीदी थी उसकी जो वैल्यू थी वो थी 6 लाख रुपए की। जो लैंड खरीदी थी उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए थी। आज की डेट यानी अगर हम 26 जुलाई की बात करें तो उस लैंड की जो वैल्यू है वो कितनी है, मान के चलते हैं 9 लाख रुपए। आगे भी मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो दोबारा बाद में कैलकुलेट की गई तो थी 10 लाख रुपए। एक एग्जांपल बनता है। तो मुझे एक चीज बताओ, 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए, यानी हमारी जो असेट थी उसकी वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 3 लाख रुपए से। तो क्या ये इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ? आपकी कम रुपए की चीज थी, ज्यादा की होगी, आपको प्रॉफिट हुआ। क्या इस 3 लाख रुपए में सी का हिस्सा होना चाहिए? क्या इस 3 लाख रुपए में सी का हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस 3 लाख रुपए में इसने तो कुछ किया ही नहीं। उस टाइम पे ये 6 लाख रुपए किसने दिए होंगे? ए और बी ने दिए होंगे, है ना। इसने तो दिए नहीं है तो इसको नहीं होना चाहिए। बट जब 9 लाख से 10 लाख हुआ तो उसमें सी को उसका हिस्सा बिल्कुल मिलना चाहिए। ये कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ऐसा करें हम कि ये 3 लाख रुपए की वैल्यू न निकालें, आज हम किसी को नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं, हमने ये 3 लाख की वैल्यू नहीं निकाली, हमने आज से मान लेते हैं ये 10 साल यहाँ पर थी और ये यहाँ पे था और 10 साल, टोटल मिला के 10 और 20 साल हो गए। 20 साल बाद जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की तो हमें पता चला कि वैल्यू कितनी बढ़ गई है? 4 लाख रुपए लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि 3 लाख रुपए तो यहाँ पे बढ़ गए, क्योंकि 6 लाख से 9 लाख हुआ तो 3 लाख ही हो गया, 9 लाख से 10 लाख हुआ तो 1 लाख ही हो गया, तो टोटल मिला के 4 लाख हो गया। लेकिन ये तो गलत हो गया ना, ए और बी के साथ तो गलत हो रहा है। ए और बी के साथ तो ये गलत हो रहा है कि इनको अपने 3 लाख में से भी हिस्सा सी को देना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? इनको अपने 3 लाख में से भी हिस्सा सी को देना पड़ रहा है। आप ऐसा तब कर सकते हो, ये 9 लाख रुपए आप तभी डिसाइड कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि ये 9 लाख रुपए की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। मुझे आज का वैल्यू अगर निकालनी है, मैं कल से किसी पार्टनर को अपने यहाँ लेकर आना चाहती हूँ, तो मुझे पहले आज का देखना पड़ेगा कि जो मेरे आज के वैल्यू है, मार्केट के हिसाब से आप वैल्यू पता कर सकते हो कि आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में देखा कि आज लैंड का भाव जो है वो ये चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप आज की वैल्यू निकाल सकते हो। और आप सी को ये बता दोगे कि अब तक हमने जो लैंड खरीदी थी वो 6 लाख में खरीदी थी, उसके 9 लाख रुपए हो गए, यहाँ तक तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, इसके आगे जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा उसमें भी तुमको हिस्सा दिया। जैसे ही आप इस 9 लाख का वैल्यू मेजर कर पाओगे, अगर आप ये 9 लाख वैल्यू मेजर कर पाओगे तो मतलब इस 9 लाख ही कैसे निकला? तो आप अपने सारे एसेट्स की नए पार्टनर के आने से एक दिन पहले आप अपनी सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज की जैसे ही आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप अभी तक के ए और बी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है और सी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे इनकी कुछ जर्नल एंट्रीज की बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट की, एसेट्स की, क्योंकि क्वेश्चन में जो मेन चीज आपसे पूछी जा रही है वो यही पूछा जा रहा है।
चलो यहाँ पे हम इनकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लेते हैं असेट्स का, पहले असेट्स की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं आपकी असेट्स बढ़ गई, इंक्रीज हो रही है, आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, इस इंक्रीज होने का क्या मतलब होता है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नॉमिनल का रूल लगाते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट आप क्लास 11th में पढ़कर आए हो, हम नॉमिनल का रूल लगाते हैं। आपकी अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है, जब चीज बढ़ रही होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट एंट्री करोगे असेट्स, असेट्स कुछ भी हो सकते हैं, आप उस असेट का नाम लिखोगे, फर्नीचर है, मशीनरी है, जो भी है, ठीक है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन की वजह से, आपने दोबारा उसकी वैल्यू निकाली है तभी तो बढ़ रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसी का सिमिलर दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए आपकी असेट डिक्रीज हो रही है, आपकी असेट कम हो गई, आपकी असेट डिक्रीज हो गई, तो आप जस्ट इसके अपोजिट एंट्री कर दोगे। आप एंट्री क्या करोगे, नॉमिनल के हिसाब से क्या होता है, जब आपको लॉस हो रहा होता है तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, असेट को क्रेडिट कर दोगे, सॉरी असेट को, और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे। जस्ट इसके अपोजिट एंट्री, यहाँ पे हमने असेट्स को डेबिट किया था क्योंकि यहाँ पे हमारी असेट इंक्रीज हो रही थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, इसलिए हमने असेट्स को क्रेडिट किया है और रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है। ये तो केस हो गया असेट का। अगर हम लायबिलिटीज की बात करें, अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो मान लो आपकी पहले लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्लस हो रही है। लायबिलिटी प्लस होने का क्या मतलब होता है, आपको नुकसान हो रहा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है, ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है, आपको ज्यादा पे करना है। अभी आपकी जो जो इस 10,000 रुपए की वैल्यू थी, जो कि अब कितनी रह गई है, 9,000 रुपए रह गई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, आपको डिक्रीज हो रही है। तो आप इस केस में क्या करोगे, एंट्री नंबर फर्स्ट, अभी हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फॉर्मूला यहाँ पे भी आप उस नॉमिनल का ही लगा रहे हो, ठीक है, टू लायबिलिटीज, जो भी आपका लायबिलिटी का रीजन होगा आप उस रीजन का नाम लिखोगे यहाँ पे। सेकेंड एंट्री, मान लीजिए आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई का क्या मतलब है, आपको कोई चीज 10,000 रुपए में लेनी थी, अब आपको केवल उसके 9,000 रुपए ही पे करने हैं, आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है। दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, लायबिलिटीज को डेबिट करोगे टू रिवैल्यूएशन। तो ये हमने दो केसेस पढ़ लिए यहाँ पे। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आप क्या जनरल एंट्री करोगे, डिक्रीज हो रही है तो क्या करोगे, या लायबिलिटीज की दोनों भी पूछ सकते हैं या असेट्स की दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब ऊपर का जो था ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपको लिखना सिर्फ इतना ही है कि असेट इंक्रीज होगी, आपको पता होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉमिनल का रूल लग रहा है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आराम से जनरल एंट्री बना दोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन की साइड आ जाते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन में, ये रहा, ठीक है। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया देख लेते हैं एक बार। तीनों सिचुएशंस आप पढ़ चुके हो। बैलेंस शीट की सिचुएशन में आपको जस्ट अभी बताऊंगी क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट वाला ही है, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखो एक बार, मैंने यहाँ लिखा है द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द राइज इन द वैल्यू ऑफ ईच असेट्स। अगर आप क्रेडिट हो जाएगा अगर आपकी असेट्स क्या हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी। डिक्रीज इन द लायबिलिटीज, इट इज अ प्रॉफिट, it is debited with the decrease in the merit of assets and increase in the liabilities is debited to revaluation account, ठीक है। सेम चीज अभी हम जर्नल एंट्री करके पढ़कर आए हैं, वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट अब आपका इसमें एक चीज रह जाती है, रिजर्व का ट्रीटमेंट रह जाता है और बैलेंस शीट में, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बहुत सरल है, थोड़ा सा समझना। आपको ये समझ में आ गया कि लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कैसे होगा और असेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा। आपको रिजर्व का ट्रीटमेंट समझने के लिए थोड़ी सी थ्योरी समझो। थोड़ी सी थ्योरी ये कि मान लेते हैं वही सेम सिचुएशन मान के चलते हैं, ए और बी दो पार्टनर्स थे। अगर उन्होंने अभी तक की डेट में यानी 26 जुलाई तक एक रिजर्व इकट्ठा करना शुरू किया है कि जब इन फ्यूचर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस रिजर्व को यूज करेंगे। मान लेते हैं आज की डेट में उस रिजर्व की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है,
रिजर्व की वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो मुझे ये बताओ, क्या जब ये रिजर्व बटेगा, हमने ये पढ़ा है ना कि आज ही उस रिजर्व को बांट के छुट्टी करो, कल से नया पार्टनर आने वाला है, उस रिजर्व को आज ही बांट लो, खत्म करो। तो ये 1 लाख रुपए हम अज्यूम करते हैं कि 1:1 का रेशियो है दोनों का, यानी 50-50 हजार रुपए दोनों को मिलेंगे। क्या इसमें सी का हिस्सा है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें सी का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको यही मुझे समझाना था कि अगर आप ऐसे भी चार्ट में शो कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की एक डेट दिखा देना जिसमें ए और यहाँ तक बीच तक यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, सॉरी 1 लाख रुपए का रिजर्व है। तो इसके जो पार्टनर्स हैं वो केवल ए एंड बी है, सी में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। देखो, पहले थोड़ा सा इसको देख लो दोबारा से। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी असेट्स बढ़ रही हैं तो आप इसको डेबिट कर रहे हो, और आपकी असेट कम हो रही है तो आप इसको क्रेडिट कर रहे हो। ऊपर आ जाओ, मैं यहीं पे समझा देती हूँ। एक चीज और पढ़ी है आपने कि जो जर्नल रिजर्व होता है हम उसे लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब अगर हमने दोनों पार्टनर्स ने मिलकर ये सोचा कि अब से मुझे हर महीने 10,000 रुपए जर्नल रिजर्व में डालने ही डालने हैं, तो हम उसे लाइबिलिटी की तरह शो करते हैं। जैसे हम अपनी लाइबिलिटीज को हर हफ्ते या हर महीने, सॉरी हफ्ते नहीं, हर महीने पूरा करते ही करते हैं, ऐसे उसमें जर्नल रिजर्व में 10,000 रुपए डालेंगे ही डालेंगे। तो जर्नल रिजर्व क्या है? लाइबिलिटी है। तो अगर आपका प्रॉफिट है, यानी लाइबिलिटी साइड में आपको जर्नल रिजर्व दिया है, तो आप समझ जाओगे कि ये आपका प्रॉफिट है। अगर असेट साइड में दिया है तो आप समझ जाओगे कि आपका लॉस है। ठीक है, कैसे आपको, मतलब मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो कि आप ऐसा ही करते हो ना, जर्नल रिजर्व आप आज से बनाना स्टार्ट करते हो, तो आप ये सोचते हो कि मैं आज से हर महीने 10,000 रुपए का जर्नल रिजर्व हम इकट्ठे करेंगे, 5,000 रुपए ए देगा और 5,000 रुपए बी देगा। तो वो उनके लिए क्या है? एक लाइबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब लाइबिलिटी साइड में अगर जर्नल रिजर्व दिया हुआ है तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट है। चलो मान लेते हैं कि लाइबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व दिया है, लाइबिलिटी साइड में दिया है, तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? जर्नल एंट्री करोगे आप जर्नल रिजर्व डेबिट टू ए और बी। ए और बी क्यों? केवल ओल्ड पार्टनर्स ही है, यहाँ पे नए पार्टनर का नाम नहीं आएगा। ठीक है, अगर असेट साइड में जर्नल रिजर्व दिया हुआ है तो क्या है? ये लॉस है आपके लिए, तो इसलिए आप जर्नल रिजर्व को तो क्रेडिट कर दोगे और ए और बी पार्टनर को डेबिट कर दोगे। आपके नॉमिनल के हिसाब का यही रूल होता है ना, नॉमिनल का यही रूल होता है कि जब प्रॉफिट होता है तो आप डेबिट करते हो, जब लॉस होता है तो आप क्रेडिट करते हो। ठीक है, होप कि आपको समझ आया होगा। मतलब नहीं आया तो फिर से पूछना, अदरवाइज मैंने पूरी कोशिश की है। और ये डेफिनेशन जरूर लिख लेना, क्योंकि अगर थ्योरी आती है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। मतलब इससे अच्छे वर्ड्स में, इससे कम वर्ड्स में थ्योरी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने भी बहुत ज्यादा सोच समझ के ढूंढ के लिखा है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बच जाता है आज के इसका। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक सिद्धांत है, आपको पता ही है, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है ये वही पढ़ रहे थे हम। सिद्धांत यह है कि नए साथी को पिछले अर्जित लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम चीज हम पढ़ रहे हैं। ए बी और सी है तो सी को पुराने वाला प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मौजूदा साझेदार आज तक संचित लाभ यानी जर्नल रिजर्व या हानि को बांट लेते हैं। नए पार्टनर के आने से पहले आज ही बांट लो सारी चीजें। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंसिपल इज न्यू पार्टनर शुड नॉट गेट पास्ट अर्न प्रॉफिट, हैंस एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस टिल डेट। आज तक की डेट का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आज ही बांट के खत्म करो। ओके, चलो ये हमने आज सॉल्व कर लिया। आपके जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस थे वो एक बार चलते हैं आपके की साइड, सिलेबस की साइड। देखो अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसका मतलब ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है ये हमारा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, चलो इसके आगे नेक्स्ट शायद एक टॉपिक और रह गया है, वो हम कवर कर लेंगे। देन इसके बाद में हम बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, इस बार एक भी मार्क्स नहीं कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करो यार प्लीज, है ना, और शेयर भी नहीं करते हो आप अपने दोस्तों के साथ। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।